नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM महाराष्ट्र। संडे का दिन पूरी दुनिया राजीव नारायण जी का इंतजार करती है। इस बार का बहुत खास शो है। सारी बातचीत करेंगे ईरान अमेरिका युद्ध की और किस तरह मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हुई है उसकी। चलते हैं सीधा राजीव नारायण जी के पास। 4PM में बहुत बहुत स्वागत है राजीव नारायण जी आपका। आपने कहा था कि 2 अप्रैल के बाद मोदी सरकार की परेशानियां बढ़ जाएंगी। पहली बार बिल गिरा और बिल गिरना पुराने जमाने में एक नैतिक हार होती थी, सरकार इस्तीफा देने की स्थिति में आ जाती थी। वही बिल गिर गया मतलब आपकी साख गई। बिल्कुल बिल्कुल अब वो बीजेपी ये मान रही है कि साहब हमने तो बहुत अकलमंदी का काम कर दिया ये बिल गिरवा कर। अब पूरे देश में वो कहना चाह रहे हैं कि भाई देखिए बहलाओं के विरोध में है विपक्ष भी पता था ये खेल खेलेंगे। विपक्ष ने कहा भाई ये जितने मौजूदा सांसद हैं इसी पे 33% आरक्षण ले आओ ना, हम तैयार है। मतलब जो बिल गिरा उसके 15 मिनट बाद तख्तियां लेके महिलाएं बीजेपी की आ गई सड़क पे प्रदर्शन करने के लिए। ठीक 15 मिनट बाद, यानी तख्तियां पहले से तैयार थी, उनको पता था कि बिल गिरने वाला है। तो ये महिलाओं को लुभाने के लिए, क्योंकि बंगाल इनके गले में अटक गया है। ममता बनर्जी के संग महिलाओं का समर्थन बहुत है। अब बीजेपी दावा कर रही है कि अब हम एक्सपोज करेंगे, ये कहेंगे कि महिलाओं के विरोध में। और आपने कहा था कि 2 अप्रैल के बाद बुरे दिन मोदी जी के शुरू, सरकार के शुरू। तो मैं जानना चाहता हूं कि लोग कंफ्यूज हैं, ये बिल गिरना सरकार के पक्ष में है उनके खिलाफ है? ये जो ग्रह हैं ये ग्रह क्या बता रहे हैं कि क्या वाकई में, क्योंकि मेरे एक दो और एस्ट्रोलॉजर से बात ही मेरी, उनका भी मानना यह था कि अब सरकार की उल्टी गिनती शुरू। तो मैं जानना चाहता हूँ राजीव जी कि क्या वाकई में ये बिल गिरना इस बात का सूचक है कि कोई ग्रह ऐसा है जो सरकार के लिए बड़ा नुकसानदायक हो रहा है? अगर है तो जरा विस्तार से बताइए इसके पीछे कहानी क्या है और आप मानते हैं कि क्या वास्तव में सरकार परेशानी में है? हाँ, तो संजय जी सबसे पहले मैं जो है भाजपा की हॉरोस्कोप दिखाता हूँ, क्योंकि आपने बिल्कुल बहुत बात अच्छी बोली कि भाई हमारा जो मूल काम है वो ज्योतिष में जो भाजपा है, भाजपा की कुंडली से हमको इस चीज को स्पष्ट करना है। तो ये दर्शकों भाजपा की हॉरोस्कोप है, इसमें देख लीजिएगा। ये जो 6 अप्रैल 1980 को बनी थी, मिथुन लगन की हॉरोस्कोप में, इसमें संजय जी शुक्र जो है 12वें घर में बैठा है और चंद्रमा इसमें 6th हाउस में बैठा है। तो इस कुंडली का चंद्रमा जो है नीच का है और मंगल से पीड़ित भी हो रहा है। साथ इसके अलावा इसमें आप चंद्र कुंडली से देखिए, ये 17 एक्सेस में आ गया। चंद्र कुंडली से 17 एक्सेस का मतलब यह है कि इस 17 एक्सेस होती है हमारी प्रतिष्ठा की, 7th हाउस से इमेज देखी जाती है। और इंटरेस्टिंग पार्ट यह है दर्शकों, चंद्र में जो बात मैंने आपके प्रोग्राम में कही थी, वो प्रोग्राम था आपका 29 मार्च 2026 का, जिसमें मैंने पहले ही कह दिया था। क्योंकि 2 अप्रैल से संजय जी, क्यों 2 अप्रैल से कहा था? इसलिए कहा, मैं आपको बता रहा हूं, दुनिया के ये लोग जान ले कि ये ज्योतिष कोई तुक्का नहीं है, प्योर मैथमेटिक्स है और कितना सटीक और एक्यूरेट है। अब ये बात अलग है कि भी ये कहें कि हमने जानबूझ करके बिल गिरवा लिया या विपक्ष ने गिरा दिया। हम तो एक ज्योतिषी होने के नाते ग्रहों का प्रभाव आपको बता रहे हैं कि 29 मार्च की डेट जो है आपके 17 अप्रैल की वोटिंग से पहले की डेट है। और उस समय 2 अप्रैल से 29 मार्च के प्रोग्राम में मैं दर्शकों जब ये कहा था, तो चंद्रमा में शुक्र की दशा शुरू हो रही थी। और भाजपा की इस कुंडली में जो मैंने आपको दिखाई 6 अप्रैल 1980 की, इसमें शुक्र 12वें घर में बैठा। 12वां घर त्याग पत्र का होता है संजय जी, इसीलिए मैंने कहा था कि इस सरकार के त्याग पत्र का योग बन गया है। और ये अभी तक नहीं है, जुलाई 2027 तक का पीरियड है। ये तो खैर मेरी गणना में तो मार्च 2027 तक का पीरियड है, लेकिन ये जुलाई तक का ही पीरियड इनके लिए बहुत खराब है। अप्रैल से जुलाई का, जो मैंने प्रोग्राम में कई बार कहा, उसके बाद वाले प्रोग्राम में भी कहा। और इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि वैदिक ज्योतिष के अनुसार दोनों के दोनों चंद्रमा और शुक्र फीमेल ग्रह हैं। तो याद रखिए कि हमारे धर्म शास्त्रों में संजय जी, सनातन धर्म के अनुसार, जो राक्षस ज्यादा जब अतिचारी हो जाता है, क्रूर हो जाता है, अहंकारी हो जाता है, तो नारी शक्ति ने उसका दमन किया। जैसे चंडमुंड राक्षस, जैसे मधुकैटभ राक्षस देवी के द्वारा मारे गए। अब देखिए यहाँ पर भी महिला विल लेकर के आए, तो वो भी स्त्री से संबंध रख रहा है, क्योंकि शुक्र और चंद्र दोनों स्त्री ग्रह हैं वैदिक ज्योतिष के अनुसार। और इधर आपके बंगाल का चुनाव का रिजल्ट भी आपका 4 मई को शायद आने वाला है, वो भी इसी पीरियड में आने वाला है।
तो ये बात ठीक है कि सारे चुनाव की गणना के लिए किया, जबकि ये 2023 में ये बिल पास हो चुका था। और इंटरेस्टिंग बात दर्शकों आपको जानकारी के लिए होना चाहिए कि 16 अप्रैल की रात को सरकार ने गजट नोटिफिकेशन 2023 के बिल का कर दिया है, लेकिन कंडीशन उसमें ये लगा दी कि जब तक वो जनगणना 2029 तक पूरी नहीं होगी तब तक वो, कानून तो ऑलरेडी बन गया लेकिन कानून का इंप्लीमेंटेशन तब तक नहीं होगा जब तक आपकी जनगणना नहीं हो जाएगी। मतलब ये डर के मारे कर तो गए हैं। अब और इसका सच आगे का क्या है, सबसे बड़ी जानकारी दर्शकों को ये होनी चाहिए कि संजय जी एक राइटअप के अनुसार मैं ये शेयर कर रहा हूं क्योंकि ये पब्लिक के पास फिगर आ जानी चाहिए। सच क्या है संजय जी, अब करंट अगर लोकसभा में है जो 543 सीट की है, इसमें 33% दर्शकों आप कैलकुलेट करके निकालिए कितनी सीटें महिलाओं की आएंगी। 33% आती है संजय जी 181 आती हैं 543 में से। तो और जो प्रपोज जो इनका है 50% बढ़ा करके 816 सीट करना चाह रहे थे। इन्होंने क्या किया था, डिलिमिटेशन और जो यूनियन टेरिटरी एक्ट को क्या नाम है अमेंडमेंट बिल को जो है साथ मर्ज कर दिया था। ये चालाकी इनकी थी कि महिला कोटा बिल रिजर्वेशन बिल के आड़ में ये एक्चुअली में डिलिमिटेशन करना चाहते थे, जो कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र आ रहा है इनका। तो संजय जी 816 का 33% निकालिए संजय जी, वो फिगर आती है 272। तो आज आप जो है 543 में से 33% जब निकलता है 181 और 816 अगर ये कर देते तो उसमें 272। ये महिलाओं के लिए कितना छलावा है ये इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, और सिंपल मैथमेटिक्स है। तो संजय जी सीटें कितनी बढ़ी, 181 से 172, मात्र 91 सीटें बढ़ी हैं। 91 सीटें बढ़ पाती हैं। और जानते हो पुरुषों की संख्या कितनी बढ़ जाती, तो पुरुष जो है पहले आज के करंट सिनेरियो में 362 सीटें मेल की आती हैं, और 516 में से जब आप 33% घटाते तो निकल के आती 544। तो 362 से 544 बढ़ रहे थे मेल। बीजेपी की योजना देख लीजिएगा 362 544। इसका अर्थ हुआ कि पुरुष तो बढ़ जाते 182, 182 पुरुष बढ़ते और मात्र जो है 51 सीटें बढ़ती हैं, 91 सीटें बढ़ती महिलाओं की। तो इसमें महिलाओं का नुकसान ही था कि आप तो 91 बढ़ रहे हो, वो अपनी बड़ा संख्या बढ़ाकर 182 बढ़ा के ले जा रहे हैं। और ये चाइना मॉडल कहलाता है। चाइना में भी नंबर ऑफ सीट्स बढ़ा करके फिर विपक्ष की आवाज खत्म कर देना और किसी भी तरह के विरोध को खत्म करने की साजिश होती है। तो जो खैर वो फिलहाल वो सब कुछ खत्म हो गया। मैं अपनी ज्योतिष के उसमें वापस आता हूं प्रोग्राम में। एक राइटअप शेयर करता हूं संजय जी, क्यों कहा था। एक तो मैंने आपको भाजपा की आपकी बता दी हॉरोस्कोप, दूसरा यह है आपके पास में हॉरोस्कोप ये भी एक आ रही थी संवत्सर की कुंडली। ये संवत्सर की कुंडली दर्शकों देख लो, ये इसमें ये संवत्सर की कुंडली 19 मार्च को जो नया संवत्सर हिंदू वर्ष शुरू हुआ है वो मीन लगन का शुरू हुआ, जिसमें चंद्रमा, सूर्य, शनि और शुक्र, यहां पर भी मून और वीनस लगन में बैठे थे। दोनों स्त्री ग्रह हैं और जुपिटर चौथे घर में, और मंगल जो है इस कुंडली का, क्योंकि मंगल इसमें मंत्री बना है और जुपिटर इस कुंडली का संवत्सर का राजा है। तो मंगल 12वें घर में मंत्री का जाना और सूर्य, चंद्रमा और शुक्र का लगन में आ जाना। संजय जी यहाँ पर ये बीजेपी की कुंडली का 10वां भाव है जो मैंने मिथुन लगन की दिखाई थी। 3 नंबर है मिथुन लगन में, बार बार जब बोलता हूं तो 3 नंबर से अगर हम काउंट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो 10वें भाव में आती है। 10वां भाव होता पीएम का। तो स्त्री का कोई कारण, स्त्री के कारण, चाहे वो ममता बनर्जी के द्वारा चुनाव में हरा दिए जाए नरेंद्र मोदी, क्योंकि नरेंद्र मोदी 2 बार पहले भी बुरी तरह हार चुके हैं। पिछला वाला चुनाव भी दीदी ओ दीदी करके कितना उन्होंने ड्रामा किया था। ममता बनर्जी की उससे भी ज्यादा सीटें आ गई थी जो उनके पिछले वाले लोग विधानसभा के चुनाव से। तो इन्होंने इस बार बहुत सारा षड्यंत्र रचा, उनको SIR वगैरह किस तरह से परेशान किया सब दर्शकों के सामने। तो संवत्सर की कुंडली भी संजय जी, इस कुंडली में जो मीन लगन की संवत्सर की 19 मार्च की बताई है, इसमें भी 6 लॉर्ड, 8 लॉर्ड और 12 लॉर्ड तीनों लगन में जाते हैं। तो मैंने बार बार आपके प्रोग्राम में बताया कि वैदिक ज्योतिष के अनुसार जो हमारे सारे संकट हैं 6, 8, 12, 6, 8, 12 हाउसेस से देखे जाते हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ ये संवत्सर भाजपा के लिए, जिसका 10वां घर मीन लगन का है, उसके लिए बहुत बड़ा संकट लेके आ रहा है, मोटा मोटा।
ये वर्ष आने वाला जो हिंदू वर्ष शुरू हो गया, और देखिए रिजल्ट कितने जल्दी जल्दी आए, कितने जल्दी रिजल्ट आए। इसके साथ साथ एक कुंडली और मैं आपको बता देता हूं, भाजपा की कुंडली है कि जिसमें ये इनका वर्षफल भी इसी कुंडली में शुरू हो जाता है। ये वर्षफल की कुंडली है संजय जी। इस वर्षफल की कुंडली में भी भाजपा के जो है मैं आगे प्रोग्राम में बताता हूं। तो एक राइटर शेयर करता हूं जिसके साथ हम अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। क्या ये है संजय जी राइटर, इसको जरूर शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा मैं एक और हॉरोस्कोप आपके प्रोग्राम में डिस्कस करने जाऊंगा। हम लोग जब रिसर्च करते हैं संजय जी ज्योतिष में, तो जिस समय जैसे पार्लियामेंट का सेशन जब शुरू हुआ था, वो 16 तारीख को शुरू हुआ है इस बिल के ऊपर डिस्कशन करने के लिए। वो 11 बजे पार्लियामेंट का टाइमर डॉट लोकसभा की प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है। तो हमने 11 बजे को एक घटना का जन्म का समय मान लिया। उस समय जो कुंडली बनाई उसके आधार पर भी हमने देख लिया था कि सरकार के लिए अपमान आ रहा है। और ये बात सच है कि देखिए कि पिछले 12 साल में बाद ऐसा मौका आया है, वो क्या नाम है, जो नरेंद्र मोदी के जीवन के लिए सबसे बड़ा जो है संकट का समय बना है। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने आज तक 12 साल में कोई बिल इनका गिरा नहीं है सदन के अंदर। जैसे धारा 370 को भी इन्होंने, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन बिल था, आपको याद होगा, वो भी इन्होंने बिल पास कराया था। तो ये अब हम आगे जाते, 19 मार्च से शुरू हुए रौद्र नामक संवत्सर 2083, फिर 2 अप्रैल को मंगल का मीन राशि में प्रवेश, शनि के साथ योग, और 7 अप्रैल 2026 से शुरू हुआ भाजपा का वार्षिक फल एनुअल हॉरोस्कोप। भारत में एप्स्टीन गैंग के मेंबर, हमारे एप्स्टीन गैंग के मेंबर कौन कौन है आपकी जानकारी के लिए फिर बता देता हूं। एक तो फर्जी विश्वगुरु, भाजपा की सरकार, जिनका प्रमुख उद्देश्य महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, मजदूरों, किसानों, माइनॉरिटीज, बैकवर्ड कम्युनिटीज का शोषण करके सिर्फ 2 कॉर्पोरेट्स के आगे उन्हें गुलाम बनाना है। देश के सभी रिसोर्सेज पर कब्जा करके बैंकों में रखे आम आदमी के पैसे को लूटकर, स्टॉक मार्केट में हेराफेरी करके, मिडिल क्लास को बर्बाद करके, देश विदेश में सभी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में करप्शन के द्वारा कलेक्ट किए गए ब्लैक मनी से प्रजातंत्र को कमजोर करना। कैसे? जुडिशरी, मीडिया, ब्यूरोक्रेट्स को करप्शन के पैसे से खरीदना, जो गोदी मीडिया की चरण वंदना बजा कर रहा है। संविधान, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करना है। इनका अंत ठीक उसी तरह से जैसे हमारे धर्म शास्त्रों में नारी शक्ति के रूप में मां भगवती, सरस्वती, मां लक्ष्मी आदि द्वारा अहंकारी, अधर्मी राक्षसों, चंडमुंड, मधुकैटभ आदि का वध किया गया, ठीक उसी तरह देश की महिलाओं को मूर्ख बनाकर विमेंस कोटा इन पार्लियामेंट 33% लाने का उनके इस के साथ षड्यंत्र के रूप में डिलिमिटेशन बिल को जोड़ा गया। कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट है 131। भारत की डेमोक्रेसी को चाइना की तरह पार्लियामेंट में सीट्स बढ़ाकर 816 सीट्स करके बर्बाद करने की योजना को काल ने पूरी तरह नष्ट कर दिया और इन राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों को एक्सपोज किया है। नरेंद्र मोदी का एप्स्टीन फाइल में नाम आने पर एक वरिष्ठ पत्रकार मधुकेश्वर द्वारा, डॉक्टर स्वामी द्वारा, मोदी के द्वारा महिलाओं के कई वर्षों तक शोषण, मतलब मोदी जी के ऊपर जो गंभीर आरोप है, मोदी जी आज तक जवाब नहीं दिया, ना उनको जेल में डाला है अभी तक, उन लोगों को, मधुकेश्वर को या उनको भी आज तक नहीं डाला है कि इनको उन्होंने आरोप लगाया सेक्स अब्यूज करने का, के खुलासे पर पीएमओ में जुड़े एक मीडिया एडवाइजर जो 2006 से इनके साथ जुड़ गए हैं, हिरेन जोशी, उसकी एक चंडीगढ़ की महिला मित्र का पीएमओ, कई इंडियन एम्बेसीज में इंटरफेरेंस, भारत के कई सरकारी प्रोजेक्ट्स को मैनिपुलेट करना, एक प्रभावशाली मंत्री पुरी, उनकी बेटी का जॉर्ज सोरोस के फंड्स के द्वारा हजारों करोड़ रिश्वत लेना, फाइनेंशियल सपोर्ट लेना, भाजपा के कई मंत्रियों नेताओं द्वारा महिलाओं के रेप, यौन शोषण आदि पर, यूनिवर्सिटीज में छात्राओं पर पुलिस का लाठीचार्ज, अंकिता भंडारी केस, हाथरस कांड, उन्नाव कांड, नासिक में ज्योतिषी जो भाजपा का ही समर्थन प्राप्त था, ज्योतिषी था नहीं वो आपका एस्ट्रोलॉजर जिसने महिलाओं का शोषण किया, उसने भी द्वारा महिलाओं का शोषण, जंतर मंतर पर महिला खिलाड़ियों का पुलिस द्वारा सड़क पर घसीटना, मणिपुर में भाजपा शासन में एक महिला को सरेआम नंगा करके घुमाना आदि महिलाओं के ऊपर जघन्य अपराधों पर, कर्नाटक में देवगौड़ा के ग्रैंडसन द्वारा सैकड़ों महिलाओं का शोषण, गोवा में भाजपा के एक पार्षद के बेटे के द्वारा 20 से ज्यादा नाबालिग बच्चियों का शोषण, अमेरिका इजराइल द्वारा ईरान में मिनाव के एक स्कूल में 168 छोटी छोटी बच्चियों की हत्याओं पर इन अधर्मी नेताओं, तलवे चाटने वाले फिल्म एक्टर्स, देशद्रोही कॉर्पोरेट्स, मीडिया एंकर्स,
टीवी एंकर्स, ब्यूरोक्रेट्स की साइलेंस उनके पापों को कंफर्म करती है, जिसका काल द्वारा दंड कुछ ही महीनों में मिलना निश्चित है। इन सभी पर देशद्रोह का मुकदमा अवश्य चलना चाहिए। क्यों इसलिए बता दिया मैंने आपको, महिलाओं की बात कर रहे वो, मैंने कंगना रनौत को बाहर नारे लगाते हुए देखा था, जो जिनका एक पिक्चर का बड़ा फेमस डायलॉग हुआ था, अभी तो और बेइज्जत होना बाकी है। पता नहीं वो मोदी जी के लिए कह रही थी, जाने किसके लिए कह रही हैं। According to Vedic astrology, Saturn represents democracy, justice, masses in India. Chart it represents और हमारे इंडिया के चार्ट्स में it represents PM, ruling government, constitution, diplomacy, all democratic institution, common people. और शुक्र क्या रिप्रेजेंट करता है हमारे वैदिक ज्योतिष के अनुसार? विमेन, लव, सेक्स, मैरिज, एक्टर्स, ग्लैमर वर्ल्ड, एंटरटेनमेंट, गैम्बलिंग, पब्लिक फेस्टिवल्स, मॉडलिंग, फोटोग्राफी, स्पोर्ट्स, हॉबीज, होटल, रेस्टोरेंट्स, इनेक्टिंग ऑफ राइटियस लॉ। जो जितने भी नए लॉ बनाए जाते हैं उसको भी वीनस से ही देखा जाता है। मंडेन एस्ट्रोलॉजी की बुक्स के अनुसार, जो मैंने मंडेन एस्ट्रोलॉजी की बुक अक्सर मैं दिखाता हूं, ये मंडेन एस्ट्रोलॉजी की बुक। और संजय जी सबसे बड़ी बात यह है, मैंने आपके प्रोग्राम में अक्सर कहा था कि 95% जो ज्योतिषी आपको टीवी चैनल्स में मिलते हैं, आपको याद होगा एक आरएसएस समर्थक कोई बहुत सारे जोशी उन्होंने बैठा रखे थे, एक महिला पत्रकार ने काफी उनके इंटरव्यू किए। वो कह रहे थे 2 अप्रैल से पहले ईरान का युद्ध खत्म हो जाएगा। वो ये कह रहे थे कि ईरान इस युद्ध में बर्बाद हो जाएगा और अमेरिका और जो है इजराइल की विक्ट्री होगी। कहां है वो जोशी? रिजल्ट तो उसके विपरीत आए सारे। तो हम आते हैं अपने इनेक्टिंग ऑफ राइटियस लॉ, जो नए कानून बनाए जाते हैं वो शुक्र से देखे जाते हैं। कंट्रोल ओवर जजेस, जूरी एंड कोर्ट्स, सोशल एंड एंटरटेनमेंट साइड ऑफ द नेशन, प्रॉस्पेरिटी, वैल्यू ऑफ करेंसी, करेंसी की वैल्यू भी हमारी जो गिर रही है वो भी शुक्र से देखी जाती है। सेक्सुअल डिजीज, हार्मोनी इन जनरल, जो टोटल हार्मोनी है वो भी हमारे ज्योतिष में शुक्र से देखी जाती है। एस्पेक्ट ऑन वीनस इन 7th हाउस और 10th हाउस ऑफ मार्स डिनोट वार। अगर मंगल की दृष्टि हो 7वें घर में, 10वें घर में शुक्र के ऊपर, तो युद्ध की संभावना बनती है। इट ऑल्सो सिग्निफाई विक्ट्री इन वार एंड डिनोट्स सीजेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज एंड साइनिंग ऑफ पीस ट्रीटीज। जैसे ही शुक्र देखिए 19 तारीख को, हमारे आज संडे है, जो है वृषभ राशि में जा रहा है, तो हमारा ईरान इजराइल का और अमेरिका के युद्ध का जो है पीस का अकॉर्ड साइन होने का समय योग बन रहा है। एफ्लिक्शन ऑफ सैटर्न, करप्शन इन लॉ कोर्ट्स, अगर शनि पीड़ित हो तो करप्शन इन लॉ कोर्ट्स एंड पॉवर्टी अमंग्स द पीपल। और बुध क्या रिप्रेजेंट करता है? इंटेलेक्चुअल कैलिबर ऑफ द नेशन, मीडिया, कम्युनिकेशन, इट रिप्रेजेंट्स लिटरेरी वर्ल्ड, टीवी एंकर्स, टीवी चैनल्स, न्यूज़पेपर, पब्लिशर, एडिटर, बुक सेलर, आपका प्रोफेशन, जर्नलिज्म, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन, जर्नल इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स, ये सारे मरकरी से देखे जाते हैं। तो जो भाषा होती है ना संजय जी, जब कोई एग्रीमेंट लिखते हो आप, इस मूल रूप से मैं आपको बता रहा हूं क्यों बिल गिरना तय था। हम ये देखते हैं कि ये बिल मोदी पहले भी लेके आ सकते थे, अभी क्यों लेके आए? देखिए बुध नीच का होगा तब लेके आए। इसका मतलब जो ड्राफ्टिंग है बहुत ही पुअर थी। जो बुध जो है इंटेलेक्ट का कारण है, तो इसीलिए और बुध जो है बीजेपी की कुंडी का लग्नेश भी है। उस लग्नेश के नीच के होते हुए आप ये बिल लेकर के आ रहे हो, तो आपको ये इसमें अपमान देखना ही था। अगर आपके जैसे आपका लगन शनि का है, आपको कोई भी काम, मैं दर्शकों को समझा देता हूं, जब भी आपका कोई भी काम करना जा रहे हैं किसी भी तरह का हो, आपका लग्नेश उस समय पीड़ित नहीं होना चाहिए। ये ज्योतिष के मूल सिद्धांत हैं। सूर्य पीड़ित नहीं होना चाहिए, चंद्रमा पीड़ित। जैसे आपका शनि है, अगर शनि आपका कमजोर है तो आप कभी वो काम कर नहीं पाओगे। वो उस तरह समझिए लॉजिक। मेरा लग्नेश शनि है ना, शनि, हाँ। तो अगर शनि है, मकर लगन है ना, तो अगर आपका शनि पीड़ित है तो इसका मतलब जैसे ऐसा समझ लीजिए जैसे शरीर में आप बीमार पड़ गए और बीमार शरीर में चलने की आपकी ताकत ही नहीं है। तो जब ताकत नहीं है तो आप कैसे किसी काम को सफल बना पाएंगे? तो ये लॉजिक होता है। तो जो बुध इस समय नीच का चल रहा था और शनि और मंगल से पीड़ित है, जब मोदी लेकर के आए, और भाजपा का बुध मिथुन लगन है जिसका स्वामी बुध होता है, तो विनाश काले विपरीत बुद्धि इसी को कहते हैं। दर्शकों आज आप समझ जाइए, विनाश काले विपरीत बुद्धि की परिभाषा ये आती है कि गलत ग्रहों के प्रभाव में आप कोई काम करने जा रहे हो और इसका लाभ कुछ नहीं मिलेगा। ये जितना भी ड्रामा करेंगे, जितने भी रैलियां करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, जनता से जूते पड़ने हैं इनको स्वाभाविक, मतलब और उल्टा ये उनका बैकफायर होगा, क्योंकि वो तो एक्सपोज तो हो गए। प्रियंका गांधी ने बहुत अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, खुलासा उन्होंने भी कर ही दिया। तो हम बताने जा रहे थे
ट्रीटीज, रिटन डॉक्यूमेंट्स, जितने भी रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम, रिटन एंड स्पोकन वर्ड, जो लिखावट होती है और आपके बोलने वाले शब्द भी बुद्ध से देखे जाते हैं। इसीलिए जब अगर आपकी बुद्धि की दशा चल रही हो और बुद्ध कमजोर चल रहा हो तो बोलना नहीं चाहिए, पब्लिक मीटिंग में जाना नहीं चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। उसका बेस्ट तरीका होता है आप लिख करके ले जाओ अपना भाषण, तो आपका थोड़ा सा बचत हो जाएगी। ठीक है, अब आता बृहस्पति। बृहस्पति लॉयर एंड एडवोकेट्स को, जुडिशरी को, रिलीजियस प्लेसेस को, बैंक्स, ट्रेजरी, फाइनेंस, रेवेन्यूज को, और प्लेनेट ऑफ गुड फॉर्चून, प्रॉस्पेरिटी, लेविश स्पेंडिंग, लोन्स, लॉटरीज, वेल्थ, कैपिटलिज्म, बिजनेस इन जनरल, स्पोर्ट्स, चिल्ड्रन, बर्थ रेट, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, डेपुटेशन टू फॉरेन कंट्रीज एंड डिप्लोमेट्स, इनको रिप्रेजेंट करता है बृहस्पति देवगुरु। तो ये संजय जी नीचे हाथ से बनाई हुई कुंडली है, ये दर्शक ध्यान रखें कि जब ये 16 अप्रैल को 11 बजे जब सदन शुरू होता है, पार्लियामेंट सेशन, उस समय ये कुंडली निकल के आई। मिथुन लगन की कुंडली थी, तीसरे घर में केतु था और 10वें भाव में मंगल, शनि, चंद्रमा और बुध थे। सूर्य और वीनस जो है 11वें भाव में थे, और मंगल 6वें घर का लॉर्ड विवाद का होता है। शनि इस कुंडली का 8वें घर का लॉर्ड है जो मृत्यु का होता है, परिवर्तन का, लॉस का है। नक्षत्र था उत्तरा भाद्रपद। होरा भी बुध का ही इन्होंने चुना था, और मंगल उस समय दशा चल रही थी मंगल, शनि, राहु, केतु, ऑल वर इन क्लोज डिग्री। नीच का बुध जो है नीच का होकर 6 लॉर्ड मंगल और 8 लॉर्ड शनि से पीड़ित था। मंगल बुध भी शनि के नक्षत्र में, लग्नेश नीच का और पाप ग्रहों के प्रभाव में, और दूसरा द्विसंभाव राशि थी, मतलब डुअल साइन था। इसका अर्थ ये निकल के आता है। और प्लेनेटरी दशा उस समय भारत की क्या थी, ये दर्शकों राइटअप है आपके सामने। प्लेनेटरी दशा ऑफ इंडिया थी फॉर्म्ड ऑन 15 अगस्त 1947। वृषभ लगन की भारत की कुंडली है, कर्क राशि, मार्स, राहु, जुपिटर, मरकरी। मार्स लॉर्ड ऑफ 12th हाउस इंडिकेट्स ह्यूमिलेशन, मतलब सरकार का ह्यूमिलेशन बता रहा था। मार्स राहु दोनों 212 एक्सिस में है भारत की कुंडली में, दोनों ग्रेट एनिमी भी हैं। जुपिटर विवाद के 6th हाउस में है और 8th लॉर्ड होकर के 10th हाउस को करंट पोजीशन में देख रहा है ट्रांजिट में। राहु ट्रांजिट में कुंभ राशि में गोचर कर रहा है, जो रूलिंग गवर्नमेंट के हाउस से ट्रांजिट कर रहा है। शुक्र, बुध, चंद्र, शनि सभी भारत के नेटल चार्ट में 10th हाउस से 6th हाउस यानी 3rd हाउस में है। डिस्कशन शुरू होने के समय मिथुन लगन जो बीजेपी की जन्म कुंडली का लग्नेश है, नीच का होकर 6 लॉर्ड 8 लॉर्ड शनि से पीड़ित था। और बीजेपी की वर्तमान दशा मून, वीनस, जुपिटर, मून की चल रही है। जन्म की कुंडली में मून नीच का और विवाद के भाव में है। ट्रांजिट में वो 6 लॉर्ड 8 लॉर्ड से पीड़ित था। लग्नेश बुध नीच के भी पीड़ित थे, लग्न डुअल साइन था और होरा भी बुध का था। और इंडिया के चार्ट में शुक्र फीमेल सेक्स लव 12वें भाव में गोचर कर रहा है अभी। तो 12वां घर हम हमेशा आपको बताते हैं अपमान का होता है। शत्रु सूर्य के साथ था और शत्रु राशि मंगल की मेष राशि में है। शुक्र इस समय गोचर कर रहा था, जो कल आज 19 तारीख को आज के दिन हमारे टॉरस राशि में आ जाएगा, जो रूलिंग गवर्नमेंट के ह्यूमिलेशन को क्लियरली कंफर्म कर रहे थे। कंक्लूजन, बुध का नीच का होना, पुअर ड्राफ्टिंग ऑफ बिल, मेलाफाइड इंटेंशन, पाप ग्रहों से पीड़ित होने के कारण। दोनों फीमेल प्लैनेट्स मून और वीनस पीड़ित थे, को स्पष्ट कर रहा था कि 11th हाउस से नए कानून बनाए जाते हैं। और शुक्र इनेक्टिंग ऑफ न्यू राइटियस लॉ को सिग्निफाई करता है। शुक्र फीमेल का सिग्निफिकेटर है। बुध सभी पाप ग्रहों से पीड़ित होने के अनुसार नरेंद्र मोदी को और उनकी पूरी सरकार के लिए काल द्वारा अपमान का योग बन गया था। वुमेन कोटा बिल 2026 का लोकसभा में गिरना नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी हार और अपमान है, जो इनके एप्स्टीन गैंग, इजराइल, यूएसए, डोनाल्ड ट्रंप, हरदीप पुरी, अनिल अंबानी के एक्टिव मेंबर और भारत में इनके ऊपर फीमेल्स का सेक्स अब्यूज करने के अपराधों का कुछ पत्रकार और उनकी पार्टी के नेताओं द्वारा एक्सपोज किए जाने के सभी पापों की सजा के रूप में मिला है। इंडियन एक्सप्रेस ने 18 अप्रैल 2026 को yesterday 17th April 2026 the Constitution 131st Amendment Bill, ये टाइम्स इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है, बिल 2026 related to women's reservation was defeated in the Lok Sabha. This is the first time in Narendra Modi's 12 year as PM from 2014 onwards. He faced such a humiliating defeat in the parliament. वैसे तो रामायण काल के राक्षस काल ने भी जिसे अलग अलग रूप बदलने का वरदान प्राप्त था और जिसकी हत्या का स्वयं श्री हनुमान जी द्वारा की गई, दुर्योधन, कंस, हिरण्याकश्यप आदि अन्य राक्षसी गुण वाले इस बेहद घटिया सोच
अधर्मी नेता, सदैव झूठ बोलने वाला, फर्जी विश्वगुरु, कपटी, चुगली करने वाला, समाज में भेदभाव करके देश को बर्बाद करने वाला, पैर के नाखून से लेकर सिर के बाल तक ये भ्रष्ट नेता मॉरलिटी, इथिक्स, रेस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की उम्मीद पर रखना तो उसको व्यर्थ है, क्योंकि अगर इनके स्थान पर इंडिपेंडेंट इंडिया के पिछले ग्रेट लीडर्स इंक्लूडिंग अटल बिहारी वाजपेयी जैसे व्यक्तित्व वाले लोगों की तरह 1% भी नैतिकता होती, जो पिछले नेता हमारे प्रधानमंत्री हुए हैं देश में और इंक्लूडिंग अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी बराबर 1% भी नैतिकता होती तो ये बिल गिरने के तुरंत बाद ये रिजाइन करके झोला उठाकर राजनीति से संन्यास ले लेता ये फर्जी विश्वगुरु। लेकिन मैं अपने पिछले कई प्रोग्राम में आप लोगों को बता चुका हूं कि ये फर्जी नॉन बायोलॉजिकल नेता बेहद डरपोक और विक्षिप्त मानसिकता, डिस्टर्ब और इंसेन मेंटालिटी का व्यक्ति है। जरा सा भी तेज बोलने पर, उसके सामने कड़े तेवर दिखाने पर इसके और शाह दोनों के हाथ पर कांपने लगते हैं। यही कारण है कि इनको अपने सभी पापों की सजा पाने का डर सदैव सताता रहता है, जिसके कारण ये सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक अधर्म, पाप और छल कपट का सहारा ले सकते हैं। लेकिन इन्हें इटली के तानाशाह मुसोलिनी और हिटलर का उदाहरण सदैव याद रखना चाहिए और साथ ही सनातन धर्म शास्त्रों के अनुसार सभी राक्षसों का अंत भी इन्हें नहीं भूलना चाहिए कि इनकी विदाई और दंड का समय बेहद नजदीक है। 2 अप्रैल से शुरू हुआ है जुलाई तक। What happened yesterday in लोकसभा, आपने देखा ही है कि इन फेवर 298 आए और 230 अगेंस्ट में थे। इन्होंने विमेन्स रिजर्वेशन बिल के साथ 2 अदर बिल्स, द यूनियन टेरिटरीज लॉज अमेंडमेंट बिल 2026 एंड द डिलिमिटेशन बिल 2026 मर्ज कर दिए थे। ये कॉन्स्पिरेसी थी टू फिनिश द डेमोक्रेसी। आफ्टर द रिजल्ट्स, पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर किरण रिजिजू announced that the government would no longer pursue the 2 related pieces of legislation. ये ग्रेट ह्यूमिलेशन है कि आज आपको ये कहना पड़ा कि वो 2 अमेंडमेंट जो थे वो अब हम नहीं आके लेने जा रहे हैं। तो ये इसलिए है क्योंकि भारत की कुंडली में लग्नेश 12वें घर से गोचर कर रहे थे, तो देश की कुंडली भी संकेत दे रही थी इस तरह का। मोदी और उसकी पूरी सरकार को 2014 से भारत में हो रहे सभी रेप, सेक्स अब्यूज, फीमेल एक्सप्लॉयटेशन, अंकिता भंडारी, हाथरस कांड, मणिपुर कांड और ईरान में 168 बच्चियों की हत्या के अपराध में शामिल होना, साथ ही पतंग में श्री हनुमान जी को जैसे उड़ाया था। आप देखो संजय जी, एक बात आप लोगों को दिला देता हूं यार, याद है मोदी जी एक विदेश का कोई शायद फ्रांस के प्रधानमंत्री आए थे क्या, मोदी जी ने हनुमान जी को पतंग में लगा के उड़ाया था। तब से देखो मोदी जी लगातार पिटते आ रहे, डिप्लोमेसी पूरी तरह पिट गई। पाकिस्तान का बल्ले बल्ले हो रही है, पाकिस्तान का मुनीर जो है हीरो बना हुआ है, पाकिस्तान का दुनिया में अमेरिका बहुत तारीफ कर रहा है और हमारा ये हो रहा है। तो ईरान में 168 बच्चियों के अपराध में शामिल होना, साथ ही पतंग में श्री हनुमान जी की फोटो लगाकर उनके साथ अपमान की सजा के रूप में इस अपमान को याद किया जाना चाहिए। संजय जी, पहली बात एक बता देता हूं आपको, नैतिकता का बात है कि एक दर्शकों की याददाश्त के लिए थोड़ी सी बीच में नॉलेज की मैं बात इसलिए करता रहता हूं, हमारे बच्चों को ये पता होना चाहिए नैतिकता क्या है। ये एक राइटअप है जो हमेशा आपके नोट्स के रूप में काम आएगा। नैतिकता क्या है, इसी से आप जजमेंट ले सकते हैं कि क्या वास्तव में इनके अंदर 1% भी नैतिकता है। आध्यात्मिक दृष्टि से नैतिकता, मॉरलिटी क्या है? फ्रॉम ए स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव, मॉरलिटी इज ए वे ऑफ लाइफ एंड कंडक्ट दैट अलाइंस एन इंडिविजुअल विद देयर इनर सेल्फ। आंतरिक आत्मा, उच्च चेतना या ईश्वरीय सत्य, हायर कॉन्शियसनेस और डिवाइन ट्रुथ है। इट गोज बियॉन्ड मेयरली following societal norms or laws. It is rooted in higher spiritual values such as satya, prem, daya, karuna, selflessness and respect for faith and life, different faith. तो इसके जो 5 constituents हैं, parts हैं, सत्यनिष्ठा, integrity, being truthful and honest in thoughts, words and actions. मोदी, शाह, योगी, भाजपा में ये 0 हैं। करुणा और प्रेम, compassion and love, showing kindness and empathy toward all beings, recognizing that all are connected through a shared consciousness. गीता में भगवान ने जैसे कहा, अदेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरंकार सम दुख सुख क्षमी। भगवान कहते हैं जो सभी प्राणियों में देश भाव रहित, मैलाइस के रहित, स्वार्थ रहित, सबको प्रेम करने वाला और दयालु, कंपैशनेट है, ममता से रहित है, अहंकार से रहित है, फ्री फ्रॉम फीलिंग ऑफ आई एंड माइंड, बैलेंस इन जॉय एंड सॉरो, सभी को क्षमा करने वाला है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। मोदी, शाह, योगी, भाजपा में ये भी 0 है, करुणा और प्रेम।
और सेल्फलेसनेस, एक्टिंग फॉर द वेल बीइंग ऑफ अदर्स विदाउट सेल्फिश मोटिव। ये मैंने आपके अपने प्रोग्राम में बता दिया कि किस तरह से सेल्फिश मोटिव था, कि कहां तो 192 सीटें बढ़ रही हैं, आपकी 182 सीटें बढ़ रही हैं मेल की, जो उनका सडन था, और महिलाओं की केवल जो डिलिमिटेशन बिल के बाद में 81 सीटें बढ़ पाती, तो वहां पर भी महिलाओं के साथ धोखा हो रहा था सीट बढ़ाने के बावजूद भी। इनको करना चाहिए तो आज की डेट में करें तो 181 सीट जो है 543 में कुछ महिलाओं की स्ट्रेंथ नजर आएगी। इनसे इनके मोटिव पता लग जाएंगे। अगर ये सेल्फिश मोटिव नहीं है, इनका सेल्फलेसनेस है इनके अंदर, तो इनको इमीडिएटली, जो प्रियंका गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की है, इनको इमीडिएटली फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स इस बिल को लागू कर देना चाहिए, जो ऑलरेडी ये कानून बना चुके हैं 16 अप्रैल की रात को 12:01 से, जब इन्होंने गजट नोटिफिकेशन किया। और सेल्फ डिसिप्लिन, कंट्रोलिंग द सेंसेस एंड माइंड टू प्रोग्रेस टुवर्ड हायर और स्पिरिचुअल गोल्स, सार्वभौमिकता, यूनिवर्सल यूनिटी, बिलीविंग दैट ऑल बीइंग्स एंड नेचर आर इंटरकनेक्टेड, thus avoiding harm through one's action, वसुधैव कुटुंबकम। देशवासी चिंतन करें, क्या मोदी, अमित शाह, योगी या भाजपा सरकार और पार्टी और आरएसएस में नैतिकता के नाम के इनमें से कोई भी सिद्धांत इनके पास हैं क्या? तब तो आप नैतिकता की बात करें कि जो वाजपेयी जी की, अगर इनकी जगह वाजपेयी जी होते, इमीडिएटली उसी समय जैसे बिल इनका गिरा था या रिजाइन कर देते। देखिए, एक और मैं चीज आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं। सदैव असत्य बोलने वाला नेता देश और समाज का कभी भला नहीं कर सकता। जो व्यक्ति सदैव झूठ बोलता है वह खुद को धोखा दे रहा होता है, वह अपनी बनाई दुनिया में जीता है। यह व्यक्तित्व की गहरी असुरक्षा का संकेत हो सकता है, जो नरेंद्र मोदी के अंदर और डोनाल्ड ट्रंप के अंदर, दोनों के अंदर है। लाइंग कैन बी ए सिम्टम ऑफ सेवरल मेंटल डिसऑर्डर। इसके लक्षण है लाइज टू एग्जैगरेट सेल्फ इंपॉर्टेंस, खुद को बड़ा दिखाना, और ग्रैंडियोसिटी, लैक ऑफ एम्पैथी, अहंकार, सहानुभूति की कमी, लाइज टू डिसीव और हार्म अदर्स, दूसरों को धोखा देना, हानि पहुंचाना, बदले की भावना, लैक ऑफ गिल्ट, लॉ ब्रेकिंग, लाइज टू गेन अटेंशन और रिजेक्शन, ध्यान आकर्षित करना, इमोशनल इनस्टेबिलिटी, सुसाइडल टेंडेंसी और थ्रेट। ये मेगलोमेनिया नाम की बीमारी है जो लगभग सभी तानाशाहों में होती है। इसमें व्यक्ति अपने बारे में अत्यधिक बड़ा चढ़ाकर सोचता है, नॉन बायोलॉजिकल कहते हैं ना मोदी जी, और बोलता है। वह खुद को असाधारण, नॉन बायोलॉजिकल रूप से शक्तिशाली, महत्वपूर्ण या ईश्वर समान मानने लगता है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप का देखा, वो जीसस क्राइस्ट बन के आ गए, मान लगता है। उसे भ्रम पैदा हो जाता, डिल्यूजन, जैसे मैं ही सब कुछ कंट्रोल कर सकता हूं, या मेरे बिना दुनिया चली ही नहीं सकती है। ऐसे लोग सदा निंदा करते हैं, कटु वचन बोलते हैं, दूसरों को नीचा समझते हैं। इन्हें क्रेविंग फॉर पावर होती है, अर्थात अनकंट्रोलेबल डिजायर फॉर अथॉरिटी और फेम। दे आर डिटैच्ड फ्रॉम रियलिटी एंड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मिस्टेक्स। हिटलर, मुसोलिनी, किंग जोंग, सद्दाम, ट्रंप, मोदी जी, ये सभी लगभग इसी तरह की बीमारियों से ग्रस्त है। तो संजय जी, एक चीज और बता, मोदी जी का सडन, मैंने सक्सेसफुल प्रेडिक्शन एक और की थी मैंने आपके बीच में। एक मैं आगे बात करता हूं, जो मैंने संवत्सर की कुंडली दिखा दी और इनकी आपके जो है हॉरोस्कोप दिखाई है। ये जो है भाजपा का वर्षफल है, जिसमें भाजपा के वर्षफल में ये सरकार जाने का इसमें भी योग बना हुआ है 7 अप्रैल का। एक प्रेडिक्शन और की थी संजय जी मैंने 22 मार्च के आपके प्रोग्राम में, 22 मार्च का प्रोग्राम, क्योंकि 18 मार्च को मैं ईरान के एम्बेसी में मैं गया था, जब उन्होंने कल्चरल एम्बेसी में जब मुझे बुलाया था। और मैंने उसमें क्यों कहा था, ये आज मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि उसमें मैंने ईरान के ऊपर जब पहला अटैक हुआ था 28 फरवरी को, और तेहरान का टाइम था 6:35 AM। उस कुंडली के अनुसार, ये दर्शकों ये कुंडली है, उस कुंडली के अनुसार जो है दर्शकों ये हॉरोस्कोप है, जब ईरान के ऊपर अटैक हुआ था। उसमें कैलकुलेशन करके जो मैंने जो है अपना इन लोगों को जो है बताया था, वहां पर भी 18 मार्च को बोल के आया, और आप लोगों के प्रोग्राम में भी मैंने कहा था, सक्सेसफुल प्रेडिक्शन ऑन स्टॉपिंग सीज फायर द वॉर बिटवीन इजराइल, ईरान, यूएसए ड्यूरिंग द प्रोग्राम ऑन 22 मार्च 2026। मैंने अपने 22 मार्च 2026 के प्रोग्राम में ईरान के ऊपर फर्स्ट अटैक के मोमेंट पर 28 फरवरी at 6:35 AM तेहरान पर प्रिपेयर्ड हॉरोस्कोप प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन एक्वेरियस लग्न बना था, और कैंसर साइन का के बेस पर प्रेडिक्ट किया था कि मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग वार 7th हाउस से देखा सिग्निफाई होता है,
और जिस समय फर्स्ट स्ट्राइक की गई थी 7th हाउस में लियो साइन था, जिसका रूलर सन होता है, और उसमें केतु पर मंगल, राहु, मरकरी, वीनस, सन सभी की एस्पेक्ट पड़ रही थी और अंगारक योग बन रहा था, जिसके कारण फर्स्ट स्ट्राइक में ईरान के सबसे बड़े धार्मिक नेता अयातुल्लाह खामनेई सहित इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर्स और मिलिट्री ऑफिसर्स की हत्या हो गई। बुध इस हॉरोस्कोप का 5th लॉर्ड है, जो एजुकेशन और जैन जी को सिग्निफाई करता है। वीनस फीमेल्स का सिग्निफिकेटर है, इसीलिए इस स्ट्राइक में निर्दोष 168 स्कूल गोइंग गर्ल्स की निर्मम हत्या हो गई थी। इस कुंडली में जो संजय जी 5वां घर विद्यार्थियों का होता है और वीनस जो है फीमेल का सिग्निफिकेटर है, और ये इसी एक्सेस में, वॉर की एक्सेस में फंसा हुआ था। इसीलिए 5वां घर एजुकेशन का मतलब कॉलेज, स्कूल, ये बहुत टेक्निकल चीज आप दर्शकों को समझाना कि कैसे उस कंक्लूजन, ये बच्चियां मरी क्यों, तो इसके कारण और फीमेल होने के कारण ये बच्चियों 168 बच्चियों की हत्या हो गई, जो निर्मम हत्या हुई बिना वजह के। मैंने कहा था कि जब 15 अप्रैल से सन, ये क्यों कहा था कि सूर्य 15 अप्रैल से मेष राशि में जा रहा था, क्योंकि सूर्य उसके बाद कुंभ राशि के बाद में पहुंचा मीन राशि में, वहां भी शनि से पीड़ित हो गया। तो सन का जो गोचर होता 30 दिन का होता, 30 डेज, एक 16 डे एक दिन चलता है ना, 1 डिग्री 1 मिनट, 1 डिग्री 1 दिन में चलता है सन। मैंने 15 अप्रैल से सन सभी पाप ग्रहों से फ्री हो जाएगा और अपनी उच्च की राशि एरीज में प्रवेश करेगा, तभी ही इस युद्ध के खत्म होने की, रुकने की पॉसिबिलिटी बनेगी। कोई डील या एग्रीमेंट साइन होगा, जिसके समाचार पिछले वीक से लगातार हम लोगों को मिल रहे हैं कि इस्लामाबाद में अगेन डिस्कशन होने जा रहा है सीज फायर के लिए। ये शुभ पीरियड 15 अप्रैल 2026 से 14 मई 2026 तक रहेगा। संजय जी, आपको ये बता देता हूं, ये वीडियो जरूर उस प्रोग्राम की छोटी छोटी मेरे जर्नलिस्ट फ्रेंड ने शेयर की है, बनाई है, वो जरूर अपने प्रोग्राम में लगाइए। 22 मार्च की है और एक 29 मार्च में, जो इसमें मैंने प्रेडिक्ट किया था कि नरेंद्र मोदी जी के लिए 2 अप्रैल से अपमानजनक समय शुरू हो रहा है, उनकी सरकार जाने का योग है। ये दोनों छोटी छोटी क्लिप 22 मार्च और 29 मार्च की अपने ऑफिस में बोलिए लगाएंगे। आपको इस युद्ध को खात्मा कब देखते हैं, खत्म होने की संभावना कब देखते हैं? तो मैंने कहा देखिए, इसमें एक मेरे पास एक कैलकुलेशन ये है कि जब ये युद्ध शुरू हुआ था 28 फरवरी को सुबह 6 बजे तेहरान के ऊपर जो मेरी कुंडली बनी, वो कुंडली थी कुंभ लगन की कुंडली, और उस कुंडली में के अनुसार मैं एक संकेत देख सकता हूं, क्योंकि ये हर एक की कुंडली, ईरान, अमेरिका और इजराइल तीनों की कुंडली को कंबाइंड स्टडी करके ही बताया जा सकता है। तो इसमें मैंने अपनी एक कैलकुलेशन उनको बताई है कि इस युद्ध की रुकने की संभावना 15 अप्रैल से पहले मुझे मेरी गणना में दिखाई नहीं दे रही है दर्शकों, इसलिए क्योंकि इस जो 28 फरवरी 2026 को हॉरोस्कोप जो मैंने आपको दिखाई है, 7th हाउस से मंडेन एस्ट्रोलॉजी के अनुसार वॉर देखा जाता है। तो जब तक 7th हाउस अभी भी पीड़ित है और आगे भी पीड़ित रहेगा, राहु केतु के बीच में है। पहली बात तो मंगल इस एक्सेस को छोड़ेगा 2 अप्रैल को। साथ में जब 7th लॉर्ड किसी तरह इंप्रूव होगा, सूर्य 7th लॉर्ड है सूर्य, तो तब जाकर के वो 15 अप्रैल के बाद जब सूर्य मेष राशि में जाएगा, तब मुझे वहां दिखता है कि ये इस वॉर में कोई समझौते की कंडीशन तैयार होंगी और वॉर खत्म होता हुआ दिखाई देगा। तो आपने देखा कि 17 सितंबर 1950 को व्यक्ति जो पैदा होता है, उसका सूर्य पीड़ित, उसका चंद्रमा पीड़ित और शनि शुक्र का कॉम्बिनेशन। अब इनका ग्रह दशा आ गई संजय जी, कि इनके लिए बड़ा खराब समय आ गया, जो महोदय की कुंडली में डिस्कस कर रहा हूं। मंगल शनि केतु 3 अप्रैल 2026 से शुरू हो गए, उसके बाद इनका शुक्र 11 जून 2026 तक चलेगा, जो मतलब 3 अप्रैल के बाद, 3 अप्रैल के बाद संजय जी इन महोदय का शुक्र की दशा शुरू हो रही है। शुक्र इनका शनि के साथ है और इनको ह्यूमिलेशन आ रहा है। 8 में से 8 में 8 to 8 यानी 3rd हाउस में है। ये आंदोलन व्यापक और हिंसक होगा। पड़ोसी देशों में भी ऊर्जा संकट और हिंसा, भारी जान माल के नुकसान का योग है। अर्थव्यवस्था, फार्मिंग को भारी नुकसान, महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर, फर्टिलाइजर और अन्य जरूरी सामानों की क्राइसिस होगी। 7 अप्रैल 2026 से मोदी सरकार के लिए 7 अप्रैल 2026 से मोदी सरकार की अत्यंत अशुभ समय 27 की विदाई तय होती हुई दिखाई दे रही है। अपने 12 अप्रैल 2026 के प्रोग्राम में मैंने पाकिस्तान की सक्सेसफुल डिप्लोमेसी के एस्ट्रोलॉजिकल रीजन आपके पिछले प्रोग्राम में बताए थे ना, कि पाकिस्तान क्यों सफल हुआ। अमेरिका के साथ उसकी मित्रता हमेशा वो रहेगी जो भारत की कभी नहीं बनेगी।
और देखिए वो फिर से एक्टिव रोल प्ले कर रहा है। और भारत का फर्जी विश्वगुरु अफीम खाके, हमारा फर्जी विश्वगुरु अफीम खाके चुनावों में व्यस्त है। गोदी मीडिया, सोशल मीडिया में कुछ आरएसएस बीजेपी के तलबे चाटने वाले फर्जी एस्ट्रोलॉजर 2 अप्रैल से बाढ़ रुकवाने की बात कर रहे थे। और संजय जी साथ में कह रहे थे कि ईरान बर्बाद हो जाएगा इसमें और अमेरिका जीतेगा, इजराइल जीतेगा। आवाज जोशी कहां भगवान जाने। एक और संजय जी, मैंने अपनी प्रोग्राम में एक चीज मैंने शेयर की थी 14 सितंबर की, फिर उसके बाद एक धर्म का चीज लूंगा क्योंकि हमारा आज अक्षय तृतीया है, तो मुझे अक्षय तृतीया पे और भगवान परशुराम पे थोड़ा सा बोलना है, उसी के बाद प्रोग्राम समाप्त करूंगा। संजय जी अब देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक ज्योतिषी की रीच किस किस विषय पे हो सकती है ये मुझे बार बार बताना पड़ रहा है। ये है 14 सितंबर का आपके यहाँ का प्रोग्राम। 14 सितंबर के प्रोग्राम का दर्शकों ये राइटअप है, आप देख लीजिएगा, जिसमें मैंने बोला। और ये मंगल 6 सितंबर को मंगल ने राशि बदली थी। ये दोनों का महत्व क्या है संजय जी कि हमारे जो है पूरी भारत की 10 साल की चंद्रमा की दशा खत्म हुई है और मंगल की 7 वर्ष की शुरू हुई है। उस भारत को उसमें क्या क्या देखना पड़ेगा और क्या क्या आपके सामने आ रहा है, जल्दी से सुनिए। ये राइटअप है क्योंकि एक रिपोर्ट आई है IMF की जो मुझे शेयर करनी जरूरी होगा। इंडियाज इकोनॉमी गोज टू द 6th पोजीशन फ्रॉम 4th। चौथे स्थान से हम 6वें स्थान पे आ गए। हमारी इकोनॉमी, मोदी जी 5 ट्रिलियन करते फिर रहे थे। बिकॉज ऑफ वीकनिंग ऑफ इस करेंसी, हमारा रुपया पिट गया, उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी की वैल्यू गिर गई, तो हम 6वें नंबर पे गिर गए। तो ये राइटअप टेक्निकल इसलिए शेयर कर रहा हूं। मैंने अपने 14 सितंबर के प्रोग्राम में इंडिया की हॉरोस्कोप डिस्कस करते हुए कहा था, प्रिडिक्ट किया था कि 6 सितंबर 2025 से शुरू हो रही मंगल की 7 वर्ष की 7 इयर्स की महादशा इकोनॉमी पर भारी असर पड़ेगा। ये घटेगी, साथ ही रुपया कमजोर होगा, FDI घटेगी, टोटल इकोनॉमी, ट्रेड, कॉमर्स, स्टॉक मार्केट, कॉर्पोरेट्स एंड बैंक्स एंड ऑल फाइनेंशियल मैटर के लिए 7 ईयर्स बहुत खराब प्रूव होंगे, क्योंकि मंगल 12th लॉर्ड होकर के अपमान, डिस्ग्रेस, लॉस, टैरिफ, फॉरेन इन्फ्लुएंस एंड जेल, ये 12वें घर से देखे जाते हैं। इकोनॉमी, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंट्री, लोकल करेंसी के 2nd हाउस में प्लेस्ड है मंगल हमारे मिथुन राशि में। भारत की डिप्लोमेसी, ट्रेड, ऑयल एंड एनर्जी सेक्टर के लिए 7 ईयर अशुभ साबित होंगे, क्योंकि ये मंगल 7th हाउस का स्वामी भी है, जो वृश्चिक राशि का, से 8th पोजीशन पे। अगर 7th हाउस में उंगली रखेंगे 8वें पोजीशन पर, 8वां वर्ड जहां पर आएगा वहां पर आप सोचिए डेथ है। तो इकोनॉमी की डेथ होने वाली है, आपके रुपए की डेथ होने वाली, मतलब कमजोर होना, पिटना, मूल बदलाव से मैं। और 5th हाउस चिल्ड्रन पर शनि मंगल की दृष्टि पड़ रही है। 5th हाउस जो चिल्ड्रन, इंटेलेक्चुअल विजडम, विजन, प्योरिटी ऑफ माइंड, मिनिस्टर्स। 9th हाउस रिप्रेजेंट करता है डिप्लोमेसी, डेमोक्रेसी, जुडिशरी, रिलीजियस प्लेसेस, मॉरलिटी, इथिक्स, हायर नॉलेज को शनि मंगल दोनों पीड़ित कर रहे हैं। साथ ही मंगल अपनी शत्रु राशि मिथुन और शत्रु के नक्षत्र राहु में प्लेस्ड है। IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2026 रिपोर्ट के अनुसार नॉमिनल GDP के आधार पर 2026 के प्रोजेक्शंस में इंडिया 6th प्लेस पर पहुंच गया है। इसके लिए फर्जी विश्वगुरु सरेंडर शाह, मोदी सरेंडर नेता शाह, योगी, RSS, BHP, गोदी मीडिया, तलवे चाटने वाले फिल्म एक्टर्स, करप्ट ब्यूरोक्रेट्स, कॉर्पोरेट्स, फर्जी पाखंडी साधु संत महात्मा जैसे धीरेन्द्र शास्त्री, राम भद्राचार्य, रामदेव, अवधेशानंद, चिदानंद सरस्वती और सभी अन्य बहुत बधाई के पात्र हैं कि इन्होंने देश की इकोनॉमी को हमारे 6वें पोजीशन पे पहुंचा दिया। इनका ऐसा आशीर्वाद मोदी जी को और देश को मिल रहा है। इनका आशीर्वाद और तपोबल डिप्लोमेसी, डेमोक्रेसी के साथ साथ इकोनॉमी में भी पाताल लोक की तरफ, मतलब डाउनवर्ड लेकर के जा रहा है। भारत की छवि बेहद खराब हो रही है वर्ल्ड की जियोपॉलिटिक्स में, और वो केवल USA, इजराइल के सामने पूर्णतः सरेंडर देश के रूप में देखा जा रहा है, जबकि पाकिस्तान का परचम डिप्लोमेसी में शिखर पर है। स्वयं डोनाल्ड ट्रंप ने जनरल मुनीर और पाकिस्तान की बहुत प्रशंसा की है ईरान के साथ वार रुकवाने के प्रयासों के लिए। पाकिस्तान मिडिल ईस्ट, यूरोपियन कंट्रीज, रशिया, चाइना का भी फेवरेट नेशन बन गया है। पहलगाम हमले, आपको पता है संजय जी 22 अप्रैल को पहलगाम हमले की वर्षगांठ है, और आपका 7 मई को हमारे इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो लगभग 1 साल पे पहुंच गए। तो मैं ये भी तो आप मुझे याद मत दिलाइए पहलगाम हमले की। मैंने बस इतने सवाल पूछ लिए थे पहलगाम हमले पर कि आतंकी कहां से आए। सरकार सो रही थी, सरकार ने मेरा चैनल ही बंद करा दिया था, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, कपिल सिब्बल जी का आशीर्वाद था, बच गया चैनल।
वरना तो चैनल ही चला जाता, जैसे आजकल फिर बंद होकर आ दिया उन्होंने। तब मैंने सिर्फ इतना पूछा था कि आतंकी आ कहाँ से, सरकार कहाँ से हो रही थी। 16 पाकिस्तान के चैनल बंद हो रहे, भारत में अकेला मेरा बंद कि मैं एंटी नेशन हूँ। मेरी समझ में नहीं आया कि यह सवाल पूछना कि आतंकी कहाँ से आ गए, सरकार सो रही थी, कब से एंटी नेशन हो गया, ये सवाल तो हर भारतीय को पूछना था। पता नहीं क्या राजनीति 4 PM से इतना डरती क्यों है सरकार, मैं आज तक नहीं समझ पाया। कभी ये भी देख के बता दीजिए, बार बार ये चैनल मेरा ही बंद क्यों कराते हैं, कारण क्या है? नहीं देखो ऐसा ना, देखो सत्य का, मैंने आपको क्या कहा, ये डरपोक हैं, ये सत्य का सामना नहीं कर पाते। जैसे नरेंद्र मोदी जी अगर मुझे एक बार मिल लें तो नरेंद्र मोदी जी मेरे सामने कन्नी काटेंगे, कभी दोबारा मिलेंगे नहीं, डर के मारे वो मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि इतना डरपोक आदमी है, तो इसलिए आपसे डरते हैं वो, इसलिए आपको बंद करा देते हैं। 4 PM से उनको 4 PM में कहीं 8 PM वाला काम तो नहीं कर लेते हैं वो, आगे देख। मैं बताता हूं क्यों। ये देखो दर्शकों, आपको चिंतन करना चाहिए कि पहलगाम हमले की ये वर्षगांठ जो आने वाली है, 19 अप्रैल का हमारा प्रोग्राम है, 22 को 1 साल हो जाएंगे। हम कहां पर हैं, पाकिस्तान कहां पे, आप तुलना कर लो उस वर्ल्ड में। सबसे बड़ी बात आपको पता लग जाएगा, आपका फर्जी विश्वगुरु केवल आपसे ताली थाली बजवा रहा है और क्या कर रहा है। तो पहलगाम हमला, उसके बाद अचानक 10 मई को 2025 को डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 88 आवर्स चले भारत पाक युद्ध को सीज फायर कराने की अनाउंसमेंट के बाद भारत के सच्चे देशवासी, मैं आज आपको कह रहा हूं, आप अगर आप सच्चे देशवासी हो तो चिंतन जरूर करोगे कि ऑपरेशन सिंदूर के 1 वर्ष लगभग पूरे होने पर भारत ने क्या पाया, क्या खोया और पाकिस्तान किस मुकाम पर है। ट्रंप ने ईरान के साथ अचानक सीज फायर अनाउंस किया, लेकिन ईरान उसके सामने झुका नहीं। आप ईरान की ताकत देखिए, ईरान, मैंने कहा ना पिछले प्रोग्राम का, असली मूंछों वाला ठाकुर है। हमारे देश के ठाकुर भी ईरान से प्रेरणा लेनी चाहिए उन ठाकुरों को, कि भाई असली ताकत किसको कहते हैं। कि अचानक सीज फायर अनाउंस किया, लेकिन ईरान उसके बाद अमेरिका के सामने झुका नहीं। उसके अरबों खरबों के मिलिट्री इक्विपमेंट्स, फाइटर जेट्स तबाह कर दिया अमेरिका के उसने। खाड़ी के देशों में उसके सभी मिलिट्री बेसिस को खत्म कर दिया ईरान ने। अपनी शर्तों पर यूएस के साथ सीज फायर कराने के लिए उसे झुका दिया। जबकि भारत एडवांटेज में होने के बावजूद भी, उस समय हम 7 मई को हमारी मिलिट्री ने इतना बढ़िया काम किया था, हमारे जाबाज सैनिकों ने, हम एडवांटेज में थे उस समय, लेकिन उसके बाद मोदी जी ने क्यों सीज फायर कर दिया ये भगवान जाने, ये वो मोदी जी बता सकते हैं। साथ बिना कुछ हासिल किए सीज फायर कर बैठे हम, और हमारा फर्जी विश्वगुरु मौन व्रत रख करके अभी तक बैठा हुआ है। ट्रंप द्वारा लगातार 100 से ज्यादा बार सीज फायर कराने का स्टेटमेंट और उसका अपमान सह रहा है हमारा विश्वगुरु। इसके साथ और चीजें, यह देखिए, ये राइटअप है, देखिए विश्वगुरु का, कि ये जो भारत की हॉरोस्कोप में, या दर्शकों जाते जाते विश्वगुरु का आगे आने वाला समय आप देखते जाइए कि इस विश्वगुरु को क्या क्या देखना पड़ेगा इसके अंदर। देखो ये है विश्वगुरु का, भारत की प्रोजेक्टेड जीडीपी जो है हमारी, जो 4.15 ट्रिलियन है संजय जी इस समय प्रोजेक्टेड जीडीपी, और यूएसए की 32.38 है, चाइना की 20.85 ट्रिलियन है, जर्मनी की 5.45 ट्रिलियन है, जापान हमसे ऊपर आ गया 4.38, यूके 4.26 और इंडिया की 4.15 ट्रिलियन अभी इस आईएमएफ की रिपोर्ट में आई है। और ये सब भारतीय रुपए के तेजी से गिरने के कारण हुआ। 2024 में 84.5 था और 2026 में 93 के आसपास पहुंच गया। याद रहे, इंटरनेशनल ट्रेड या विदेशी कर चुकाने के लिए नॉमिनल जीडीपी ज्यादा रेलेवेंट है, क्योंकि ट्रेड यूएसडी में होता है, मतलब अमेरिकन डॉलर में होता है। परचेजिंग पावर पैरिटी में इंडिया अभी भी 3rd पोजीशन पे, क्योंकि हमारे यहाँ भारत में चीजें सस्ती हैं और असली खरीदने की ताकत उसी से देखी जाता है। और साथ में ये को, लेकिन लगभग 190 देशों की लिस्ट में संजय जी, 190 प्लस देशों की लिस्ट में, वर्ल्ड रैंकिंग में भारत जीडीपी पर कैपिटा इनकम 2026 में अभी भी 172 पोजीशन पर है। एक आम आदमी की जो कमाई है ना साल भर की, उस लिस्ट में 172 में नंबर पर है, 190 की लिस्ट में। और पर पर्सन इनकम हमारे यहाँ है $2,900 पर ईयर। वो इंडियन रुपीस क्यों गिर रहा है वो हमने आपको बताया कि जब मोदी जी ने ये कहा था ना कि जिस देश का रुपया गिरता है उसका प्रधानमंत्री गिरा हुआ होता है, तो ये मोदी जी को जो एक राइटअप हमने आपके बताया था, ये जरूर है, रुपया उसी देश का गिरता है जिस देश का पीएम गिरा हुआ हो। नरेंद्र मोदी जी की इस बात से गोदी मीडिया, आरएसएस, चाटुकार, ब्यूरोक्रेट सभी सहमत होंगे। ये अवश्य इस पूर्व के बयान का समर्थन करेंगे, खुश होकर ताली ताली बजाएंगे कि मोदी जी ने जो है ये कहा कि अवश्य इनके सभी के ब्रेन का एनालिटिकल पार्ट
ये जो अंधभक्त होते हैं, एनालिटिकल पार्ट जो हमने अक्सर बताया, अपने ऑफिस में बोलिएगा ब्रेन का वो हिस्सा जरूर दिखा दें जो इंसान को मनुष्य, जानवर से मनुष्य बताता है। वो उसमें कुत्ता, गधा, सुअर 3 कैटेगरी आती हैं। और डॉग जो, कुत्ता मतलब डॉग, और सुअर मतलब पिग, और डोंकी मतलब अंग्रेजी में बोलने में थोड़ा अच्छा लगता है बोलने से, डोंकी गधा कहते हैं। तो कुत्ता तो भी थोड़ा रिएक्ट कर लेता है, वो कुछ तो रिएक्शन देगा। गधा तो जो मर्जी चाहे लाद दो, ऐसी हमारी जनता बना दी है इन लोगों ने। तो ये रुपया गिर रहा है क्योंकि हमारे पास में जो है, अब मैं मोदी जी का सच बताने जा रहा हूं। देखिए 2017 में एक और घटना घट गई है संजय जी, अभी आपकी जानकारी के लिए। हिंदुस्तान टाइम्स की 17 अप्रैल की ये राइटअप है, इसमें जरूर देखिएगा। उसके बाद हम प्रोग्राम अपने भगवान परशुराम जी के बारे में बोल के प्रोग्राम खत्म करके, हिंदुस्तान टाइम्स की ये रिपोर्ट है 17 अप्रैल 2026 की। सिंस 2017 आफ्टर द डोकलाम standoff, the China have renamed as many as 82 cities and geographical regions in Arunachal Pradesh, with the last tranche of 23 names released on April 10, 2026. मतलब 82 उसने सिटीज के और डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स के नाम बदल दिए चाइना ने। विद अटर कंटेम्प्ट, द मूव रिवील्स द कार्टोग्राफिकल एंड कल्चरल एक्सपेंशन माइंडसेट ऑफ द जीपिंग regime. India's current trade deficit stands over $150 billion. आपको पता है हमारा और चाइना का $150 बिलियन इंक्लूडिंग हांगकांग के साथ जो ट्रेड है, जो उसका चाइनीज टेरिटरी है, हम एक तरह से गुलाम बन चुके हैं विद चाइना, एंड दिस इंक्लूड द ट्रेड विद चाइनीज टेरिटरी हांगकांग। मतलब हमारे यहाँ हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट बिल्कुल खत्म है। इस गुलामी के कारण ही मोदी, संघ, अंधभक्त, गोदी मीडिया, करप्ट कॉर्पोरेट्स, ब्यूरोक्रेट्स चाइना के सामने मुंह नहीं खोल पाते, और साथ में वो आपके लाल आंखें भी दिखा पाते। तो ये चलते चलते मैं आपको ये जो राइटअप शेयर कर रहा हूं मोदी जी का भविष्य इस सरकार का, दोबारा से भाजपा का वर्षफल 2026 7 अप्रैल से भी एक अच्छा संकेत नहीं दे रहा है। 2014 से अभी तक भाजपा सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों के कई सेक्स और करप्शन स्कैंडल एक्सपोज होंगे अभी इस पीरियड में, जितने दिन भाजपा सरकार चलेगी। भाजपा शासन पार्टी के भविष्य के खत्म होने का काल शुरू हो चुका है। नया संवत्सर जो 19 मार्च को शुरू हुआ, वर्ष का राजा बृहस्पति है, वर्ष के राजा और मंत्री मंगल दोनों का संबंध भारत की हॉरोस्कोप में 2nd हाउस और 12th हाउस से है। अतः कई बैंक्स के फ्रॉड के चलते बंद होने का योग, कॉर्पोरेट्स के करप्शन स्कैंडल, विदेश में उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई, जेल जाने का योग, उनके विदेशों में चल रहे कई प्रोजेक्ट्स पूरी तरह बर्बाद होंगे, विदेशी निवेश, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बर्बाद होगा, जीडीपी घटेगी। ये हमारे संवत्सर में। और भाजपा की हॉरोस्कोप का जरूर देख लीजिएगा, ये नीचे इंपॉर्टेंट करके लिखा हुआ है। ये संवत्सर भाजपा की हॉरोस्कोप के 10वें भाव में उदय हो रहा है, जिसमें 6 लॉर्ड, 8 लॉर्ड, 12 लॉर्ड सभी का प्रभाव है। अर्थात सत्ता, नरेंद्र मोदी के भविष्य को खतरा, सेक्स स्कैंडल उनके जीवन, राजनीतिक जीवन को पूरी तरह खत्म कर देंगे। उनके कई खुलासे एक्सपोज होंगे, इनके ब्लैक मनी, मनी लॉन्ड्रिंग, विदेशों में कई प्रोजेक्ट्स के करप्शन, आर्म्स परचेज में करप्शन के केसेस पब्लिक डोमेन में आएंगे। अतः मोदी सरकार का जुलाई तक समय काटना अत्यंत कष्टकारी है। उससे पहले ही उनके सरकार के जाने का संकट गहरा होता चला जाएगा, जिसका कि काल ने संकेत आपके 17 अप्रैल की वोटिंग में संसद में दे दिया, जो 12 साल बाद उनको जबरदस्त तमाचा पड़ा है, जो उनके गुजरात पीरियड में भी कभी नहीं पड़ा था। तो नरेंद्र मोदी के 22 जो 2002 से राजनीतिक कैरियर शुरू हुआ, उसका जबरदस्त अच्छा, वो उसको जानबूझ कर किया, उससे हमारा लेना देना नहीं है। हम ये देख रहे हैं कि गिरोह ने वो अपमान कराया ही कराया। इनके खिलाफ देश की अदालतों में एक केस भी फाइल होना चाहिए। और अब चलते चलते मैं अपने आध्यात्मिक विषय में जो मेरे हृदय के बहुत नजदीक है, संजय जी, आज अक्षय तृतीया है, और अक्षय तृतीया का मायने भी लोग गलत निकालते, लोग सोना चांदी खरीदते हैं, लेकिन जब हम वर्ड के मीनिंग पर जाते हैं तो अक्षय का मतलब नहीं समझते हैं। अक्षय का मतलब जो होता है जिसका क्षय ना हो, जो कभी खत्म ना हो। अब सोना तो आज घटता बढ़ता रहेगा, तो वो तो उसमें तो चेंजेस आ रहे हैं। अक्षय का मतलब है जिसमें चेंज ना हो। पैसा खरीद लो, कोई सामान खरीद के लाओ, और मार्च जितनी भी आपके अखबार भरे पड़े होंगे कॉमर्शियल प्रोडक्ट से, वो अक्षय तृतीया को खरीदने की बात करें। लेकिन हमको अपने धार्मिक शास्त्र ग्रंथों का संदेश जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैं ये राइटअप ये टेक्निकल है और शेयर करने के साथ अपना प्रोग्राम खत्म करेंगे। ये
अक्षय तृतीया वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इसे आखा तिथि भी कहते हैं, तीज भी कहते हैं, आखा तीज। अक्षय का अर्थ है जिसका कभी क्षय ना हो, अर्थात अनंत, अटूट और शाश्वत। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किए गए कोई भी शुभ कार्य, शुभ कर्म, दान, जप, तप, हवन, स्वाध्याय या पूजा का फल अक्षय अनंत होता है। यह दिन स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना जाता है। आध्यात्मिक महत्व है इस दिन का। इस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी का पूजन, गंगा स्नान, पितरों का तर्पण व पिंडदान आदि किया जाता है। इस दिन हमको गीता, विष्णु सहस्रनाम, राम रक्षा स्तोत्र, हनुमान चालीसा को सिद्ध करना चाहिए। सबसे आसान है, कोई भी मंत्र सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि वो कभी क्षय नहीं होगा, उसकी आध्यात्मिक शक्ति आपके अंदर कभी कम नहीं होगी। जप, तप, दान, यज्ञ, हवन, आत्मज्ञान करने का प्रयास। आत्मज्ञान होता है, आप अपने शास्त्रों में उपनिषद को पढ़िए। कम से कम मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं, इस ज्ञान को जानने की अवश्य कोशिश करिए। केवल नरेंद्र मोदी को फॉलो करते करते जीवन बर्बाद हो जाएगा। फिर आपको वही जानवरों वाला गधा, घोड़ा और सुअर वाली कैटेगरी का जन्म मिलेगा, जो 5% दिमाग वाले हैं। इस दिन अनंत गुना फल मिलता है। आत्मज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, मतलब शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, स्वाध्याय करने से अनंत गुना फल मिलता है। सभी पापों की क्षमा प्रार्थना जरूर करनी चाहिए, उसका पुण्य बढ़ेगा। दुर्गुणों का त्याग और सद्गुणों को प्राप्त करने की चेष्टा, भगवान के समक्ष समर्पण पूर्ण करें। इस दिन भगवान विष्णु के 6वें अवतार आवेश अवतार कहे जाते हैं। भगवान परशुराम जी का भी जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन परशुराम जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। थोड़ा सा ब्रीफ परिचय परशुराम जी का। ये त्रेता युग में जन्मे और उनका असली नाम राम था, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें अपना दिव्य परशु कहते हैं कुल्हाड़ी को, प्रदान, फरसा जिसको कहते हैं, प्रदान किया था, जिसके कारण ये परशुराम के नाम से प्रसिद्ध हो गए। ये ब्राह्मण ऋषि कुल में जन्मे और भृगु ऋषि के वंश के हैं। महर्षि भृगु जिन्होंने एक बार भगवान विष्णु के हृदय पर नाराज होकर उनके वैकुंठ धाम में प्रहार कर दिया था कि पुत्र महर्षि ऋषिक का विवाह राजा गादी की पुत्री सत्यवती से हुआ। तो ऋषिक और गादी के से पुत्र पैदा हुआ जमदग्नि, उनके बेटे जो है महर्षि परशुराम, ये अगर भगवान परशुराम है। महर्षि जमदग्नि का रेणुका के नाम की रानी से, जो क्षत्रिय थी, क्षत्रिय राजा की प्रसेनजित की बेटी थी, उससे विवाह हुआ, क्षत्रिय राजा की पुत्री, और उनसे 5 पुत्र हुए और परशुराम जी उसमें सबसे छोटे थे। अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने अपनी माता रेणुका का ही सर काट दिया था। लेकिन जब पिता ने प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा, तो इन्होंने अपनी माता को पुनः जीवित करने का वरदान मांगकर उन्हें फिर से जीवन दान प्राप्त कर लिया। उनका एक बार है वंशी राजा की कार्तिवीय अर्जुन सहस्त्रबाहु के नाम से जो प्रसिद्ध था, कि इनके पिता के आश्रम में आए, उनकी कामधेनु गाय का बछड़ा छीन लिया। परशुराम ने इस पर क्रोधित होकर सहस्त्रबाहु की हत्या कर दी। इसके बाद सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी उनके आश्रम में। इस अपमान से परशुराम जी ने क्रोधित होकर संपूर्ण पृथ्वी पर 21 बार क्षत्रिय राजाओं का, क्षत्रिय का मतलब होता है राजा, यहाँ जाति बात उस जमाने में नहीं थी, 21 बार क्षत्रिय अहंकारी, अहंकार जिसके अंदर हो जाए वो उसको भी यही बोलेंगे, 21 बार अहंकारी क्षत्रिय राजाओं का संहार किया, उनकी हत्याएं की। अंत में उनसे जीती गई समस्त भूमि ब्राह्मणों, कश्यप ऋषि आदि को दान देकर ये प्रायश्चित करने के लिए महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने चले गए। वर्तमान में महेंद्र पर्वत महेंद्रगिरी उड़ीसा में जिला गजपति में स्थित है और बहरामपुर से 175 किलोमीटर है। भगवान परशुराम जी ब्राह्मण होते हुए भी योद्धा बने, क्योंकि उनकी माता रेणुका क्षत्रिय वंश की थी। इसके कारण उनके अंदर क्षत्रिय गुण आए। भगवान परशुराम न्याय और ब्राह्मण रक्षा के प्रतीक और अष्ट चिरंजीवी, हमारे शास्त्रों में सनातन धर्म के अनुसार 8 चिरंजीवी बताए गए हैं। वो कौन कौन है? श्री हनुमान जी, विभीषण, महर्षि व्यास, अश्वत्थामा जो द्रोणाचार्य के बेटे थे, दैत्यराज राजा बलि जो भक्त प्रहलाद के वंशज, जिन्होंने वामन अवतार भगवान विष्णु को 3 पग भूमि दान देने पर पाताल लोक का राज पाया और अमरता का वरदान प्राप्त किया। कृपाचार्य गुरु द्रोणाचार्य के सहपाठी और भगवान परशुराम जी, महर्षि मार्कंडेय भगवान शिव के परम भक्त। और इस दिन की कुछ और महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, इसके साथ हम अपने प्रोग्राम को समाप्त करेंगे। इस दिन त्रेता युग की शुरुआत हुई, सतयुग का अंत हुआ, इसलिए इसे युगादि तिथि भी कहा जाता। माँ गंगा इसी दिन राजा भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी अक्षय तृतीया के दिन ही, इसलिए इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। महर्षि वेद व्यास ने इसी दिन गणेश जी को महाभारत की रचना लिखने के लिए प्रार्थना की।
आमंत्रित किया था, गणेश जी उनके लेखक बने। गणेश जी ने आपका महाभारत की रचना करी थी और महर्षि व्यास जी ने उनसे लिखवाया था और बड़ा उनको प्रसन्न करके कहा कि प्रभु मेरा हैंड राइटिंग तो बहुत अच्छा नहीं है, आप जरा मेरा इसको लिखिए। तो महर्षि व्यास बोलते गए हैं और गणेश जी ने महाभारत लिखा है। पांडवों के वनवास के समय भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अक्षय पात्र इसी दिन दिया था, जिसमें कभी भोजन समाप्त नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को अक्षय धन समृद्धि प्रदान की इसी दिन। भगवान शिव के द्वारा कुबेर को स्वर्ग का खजांची बनाया गया इसी दिन। भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट भी इसी दिन प्रतिवर्ष खुलते हैं। वृंदावन में भी बांके बिहारी जी के चरण दर्शन इस मतलब एवरी ईयर इसी दिन होते हैं। जैन धर्म में तीर्थंकर ऋषभदेव द्वारा 400 दिनों की तपस्या के बाद इक्षु रस ग्रहण किया गया इसी दिन। और ये सारी जानकारी मैंने स्कंद पुराण, पद्म पुराण, भविष्य पुराण और महाभारत से प्राप्त की है। और इसके साथ फिर आपको पता है मेरे पास हनुमान जी के अलावा भगवान परशुराम जी की दूसरे चिरंजीवी भगवान परशुराम जी का भी आशीर्वाद प्राप्त है। संजय जी आप भी जो जुड़े हुए थे, मैं भी परशुराम परिषद का प्रवक्ता, मैं फाउंडर मेंबर भी हूं और प्रवक्ता भी रहा हूं। तो इसलिए फिर भगवान परशुराम जी को आज मैं उनके चरणों में प्रणाम करते हुए और हनुमान जी की प्रार्थना पुनः करते हुए मैं इस प्रोग्राम को समाप्त करना चाहूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोह हरौ कलेश विकार। जय श्री राम, जय हनुमान। बहुत शुक्रिया राजीव जी। ये तो राजीव नारायण जी उन्होंने बताया कि मोदी सरकार की उल्टी गिनती वास्तव में शुरू हो गई है। अप्रैल महीने से जुलाई महीने तक मोदी सरकार का भविष्य बहुत खराब है, क्योंकि लोकतंत्र की जिस तरह हत्या कर रही है सरकार, महिलाओं को गुमराह कर रही है, उसमें सब कुछ खुलासा होना बहुत जरूरी है। मैं आपके मन की बात करता हूं तो मेरा अधिकार है मैं फिर आपको यह दिलाऊं कि ये जस्ट संजय जो चैनल का लोगो देख रहे हैं, आप इसको YouTube पर जाइए, जस्ट संजय डालिए, सब्सक्राइब करिए। मस्ती की बातें करता हूं। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। ये जो नंबर देख रहे हैं इस पे मैसेज करिएगा, अपना नाम, अपना परिचय, क्या करते हैं ये भी पूरा बताइएगा, और बताइएगा कि जस्ट संजय आपने देख लिया, सब्सक्राइब कर लिया और क्या क्या चाहते हैं इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।